गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। वेलकम टू शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसी को ही हम आज कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अबाउट द हिमालयन रेंज, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड अबाउट द इंडियन डेजर्ट। ये सब टॉपिक हमारे डन हैं। फॉर टुडे आवर टॉपिक इज़ द कोस्टल प्लेन्स। क्या है कोस्टल प्लेन्स? जो कोस्ट के पास का क्षेत्र है, यानी कि जो तटीय इलाका है, उसे कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके पास एक पतली सी नैरो कोस्टल स्ट्रिप है रनिंग अलोंग अरेबियन सी ऑन द वेस्ट। जो वेस्टर्न कोस्ट है वो अरेबियन सी के पास है। एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल के पास है। ओके। वेस्टर्न कोस्ट के बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो, वेस्टर्न कोस्ट की लोकेशन वही है जो हमने वेस्टर्न घाट की हमने स्टडी की थी कल की वीडियो के अंदर। ठीक है। तो वेस्टर्न कोस्ट का अगर स्ट्रेच की बात करें तो वो फैला हुआ है बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी। आई मीन टू से अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के जो बीच का एरिया है वही क्या कहलाता है? हमारा वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। इट इज़ ए नैरो प्लेन। ये थोड़ा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बिल्कुल पतला सा एक क्षेत्र है, मैदानी इलाका है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। देखो, ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट है नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट। पहला पार्ट क्या है? वेस्टर्न। पहले तो मैंने ये बताया कि वेस्टर्न कोस्ट 3 पार्ट में डिवाइड है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं पहले उनको स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं। फर्स्ट पार्ट है नदर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट। ठीक है। सेकंड पार्ट है सेंट्रल स्ट्रेच। थर्ड है सदर्न स्ट्रेच। ठीक है। तो 3 पार्ट हमने लर्न किए कि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नदर्न स्ट्रेच, सेंट्रल स्ट्रेच एंड सदर्न स्ट्रेच। नदर्न और सदर्न तो ऊपर नीचे हो गया, जो बीच में है तो वो सेंट्रल स्ट्रेच है, तो उसे सेंट्रल स्ट्रेच कहा जाता है। नदर्न स्ट्रेच का एक और नाम भी है द कोंकण, जो कि महाराष्ट्र और गोवा में पाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर कोंकण लैंग्वेज बोली जाती है तो इसलिए इसको द कोंकण भी कहा जाता है। सेंट्रल स्ट्रेच को क्या कहा जाता है? कन्नड़ प्लेन। सदर्न स्ट्रेच की अगर बात करें इसे मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। तो मालाबार कोस्ट इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। तो यहीं पर ही लर्न कर लेना है आपको कि वेस्टर्न घाट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नदर्न स्ट्रेच, सेंट्रल स्ट्रेच एंड सदर्न स्ट्रेच। ठीक है। ये 3 पार्ट हैं। आगे क्या है? लेट्स सी। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। जो बे ऑफ बंगाल के पास प्लेन हैं, तटीय इलाके हैं, वो बहुत लंबे चौड़े हैं। इन द नदर्न पार्ट इट इज़ रेफर टू द नदर्न सिरकार। इसे नदर्न सिरकार भी कहा जाता है। वाइल द सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। सदर्न पार्ट को क्या कहा जाता है? एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है कोरोमंडल कोस्ट भी। लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, द गोदावरी, द कृष्णा एंड द कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। देखो, अब ये जो वेस्टर्न कोस्ट है इसके अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? महानदी। आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है ये। महानदी, गोदावरी, द कृष्णा, कावेरी, ये अपने साथ बहुत सी जो मिट्टी बहा कर लाती हैं और जब ये कोस्टल एरिया पे उसको डिपॉजिट कर देती हैं तो ये बहुत बड़ा एक डेल्टा बनाती हैं। एक और लेक है वहाँ पर, चिल्लिका। ठीक है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। और ईस्टर्न कोस्ट में कौन सी एक है झील? लेक चिल्लिका के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये था अबाउट कोस्टल प्लेन्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द आइलैंड। आइलैंड क्या होता है बच्चे? आइलैंड होता है जिसके आसपास मतलब पानी होता है। आइलैंड या हाईलैंड जो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ एरिया होता है, भूमि का टुकड़ा, और जिसके आसपास पानी होता है, जैसे ये है आइलैंड। ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? ये एक मतलब लैंड एरिया है जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है और इसके चारों ओर पानी है, तो इसको आइलैंड कहा जाता है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ अ वास्ट मेन लैंड। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। हम बहुत ही रिच हैं फिजिकल फीचर के बारे में, क्योंकि हमारे पास 2 ग्रुप हैं आइलैंड के।
कौन कौन से हैं ये? लोकेट द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। एक है लक्षद्वीप जो कि मालाबार कोस्ट है केरला का, उसके आसपास है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। ये जो आइलैंड है का ग्रुप है ये कंपोज हुआ है छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर। अर्लियर दे वर नोन एज लोकेटिव, मिनिकॉय एंड अमिंडिव। पहले उनको इन नामों से जाना जाता था जैसे कि लोकेटिव, मिनिकॉय एंड अमिंडिव। बट इन 1973 इनको मिलाकर एक ही नाम रख दिया गया और वो था लक्षद्वीप। ओके, इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। कवराती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर एक कावारती आइलैंड को लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर कहा गया है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। यहाँ पर फ्लोरा एंड फ्यूना की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है, विभिन्नता मिलती है, यानी कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। द पिट्टी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ ए बर्ड सेंचुरी। एक पिट्टी आइलैंड भी है यहाँ पर जहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी भी मिलती है। नेक्स्ट है, नाउ यू सी unlocated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south। अब नॉर्थ टू साउथ बे ऑफ बंगाल के पास भी आइलैंड्स की एक चेन हमें मिलती है। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिनको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जाता है। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमेरस एंड स्केटर्ड। ये साइज में बड़े हैं और संख्या भी ज़्यादा है और दूर दूर तक फैले हुए हैं। The entire group of island is divided into two broad categories। जो entire group of island है, ठीक है, जितना भी group of island है उसको टू पार्ट में, टू broad categories में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है द अंडमान इन द नॉर्थ, नॉर्थ की साइड में अंडमान, एंड निकोबार इन द साउथ। तो पहले तो आपको ये डायरेक्शन ही लर्न करनी है कि अंडमान नॉर्थ साइड में है और निकोबार साउथ साइड में है। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountain। ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये जो थे पहले नीचे मतलब माउंटेन हुआ करते थे और जब ये मतलब किसी भी नेचुरल मूवमेंट के कारण थोड़ा ऊपर उभर कर आए और ये इन्होंने आइलैंड का रूप ले लिया। These islands group are of great strategic importance for the country। बहुत ही अच्छी मतलब है कंट्री के लिए, बेनिफिशियल स्ट्रेटजी है इनकी। देयर इज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इन दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड टू। यहाँ पर भी फ्लोरा एंड फ्यूना की बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दीज आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर। अब देखो इक्वेटर के पास जो भी इलाका होगा, एरिया होगा, वहाँ पर थोड़ा जो जितना ज़्यादा इक्वेटर के पास होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये इक्वेटर के पास है और यहाँ पानी की भी पर्याप्त मात्रा में है। तो क्लाइमेट देखो आपको यहाँ पर कैसा होगा, मतलब कि एक ऐसा क्लाइमेट होगा जो वेजिटेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। दैट्स वाई यहाँ पर थिक फॉरेस्ट मिलते हैं और थिक फॉरेस्ट हैं तो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अच्छी देखने को मिलेगी। समझे आप? अच्छा, ये जब हम फिजिकल फीचर्स जो हमने इंडिया के स्टडी किए हैं, क्या बेनिफिट है, अगर लास्ट में हम सम अप करना चाहें हमारे इस चैप्टर को, तो क्या बेनिफिशियल है? जो हमारा मतलब कि माउंटेन्स हैं, ठीक है, जो हमारे एक तो ये हमें बेनिफिशियल देते हैं कि इनके कारण हमारे पास हम बहुत रिच हैं इन रिगार्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज। माउंटेन्स जो हैं एक ग्रेट सोर्स हैं जहाँ पर वाटर और फॉरेस्ट का, माउंटेन्स के कारण। और जो नदर्न प्लेन है, प्लेन्स जो हैं वो वहाँ के बहुत फर्टाइल हैं, जिससे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे फसलें अच्छी होती हैं, तो लोगों की पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं प्लेट्यू की, प्लेट्यू की क्या इंपॉर्टेंस है? प्लेट्यू में हमें मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसी भी कंट्री की। और अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो वो डेवलपिंग कंट्री में माना जाता है। द कोस्टल रीजन और आइलैंड का क्या इंपॉर्टेंस है? ये फिशिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development।
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो डाइवर्स फिजिकल फीचर्स इंडिया के अंदर हैं, जिनको हमने अभी स्टडी किया, जैसे कि हिमालयन रेंज पाई जाती हैं, नदर्न प्लेन्स हैं, आइलैंड हैं, डेजर्ट है, प्लेट्यू है, ठीक है, ये सब मिलकर हमें क्या देते हैं, डाइवर्स फिजिकल फीचर्स हमें देते हैं और हमें रिच बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में। ओके, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।